Now we will be going for question number 36. Now we will be going for question number 36. Question number 36 says a ray of light falls on the plane parallel glass plate D equals to 1 सेंटीमीटर. तो ये ग्लास प्लेट दे रखा है जिसका थिकनेस है हमारा 1 सेंटीमीटर. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट इज 60 डिग्री. तो ये 60 डिग्री हो गया. इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया ए. अब क्वेश्चन में कहा ये कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3. तो यहां पर हम n का वैल्यू रख देते हैं √3 और यहाँ एयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया 1. फिर क्वेश्चन में कहा कि सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड द रेस्ट बीइंग रिफ्रैक्टेड. तो बताया था कि जो रिफ्लेक्शन इज अ डिफरेंट फेनोमेना. तो सम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी यहां से रिफ्लेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे. इसको रे नंबर 1 का बात करें. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये 60 डिग्री हो गया. तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री. अब चूंकि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये रे यहां पर आया. अब इस एंगल को हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ. फिर क्वेश्चन में कहा कि जो बॉटम जो सरफेस है उससे लाइट रे फिर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ कुछ ट्रांसमिट हुआ. तो यहां से हम लोग ले लेते हैं ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग डेल्टा एक्स. तो ये हो गया डेल्टा एक्स. सम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा. इधर ट्रांसमिट हुआ. सम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो गया इधर की तरफ आ गया. ये एंगल आर है तो ये एंगल आर हो गया. ये एंगल भी आर हो गया. अगर हम इसको देखें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. ये डिस्टेंस x है तो ये डेल्टा x है तो ये डिस्टेंस भी डेल्टा x हो गया. अब यहां पर जाएंगे तो बोला कि यहां से फिर ये जाकर ट्रांसमिट हुआ और कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पार्ट हमारा ट्रांसमिट हुआ. तो ये रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट हो गया. ये ट्रांसमिटेड वाला पार्ट हो गया. यहां पर आर हो गया तो ये एंगल हो गया आर. अब बताया था कि अगर मीडियम 1 में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 60 डिग्री है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है. तो अगर मीडियम 2 में एंगल ऑफ इंसिडेंस आर होगा तो मीडियम 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री. तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री. तो यहां पे जो हमने यूज किया वो ये हुआ कि मीडियम 1 में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री था तो मीडियम 2 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था. अब मीडियम 2 में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हुआ तो मीडियम 1 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 60 डिग्री हो गया. इसका मतलब कि ये दोनों रे दूसरे के पैरेलल है. क्वेश्चन में यही पूछा है कि इन दोनों रे के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमको बताना है. तो क्वेश्चन में यही कहा कि फाइंड द डिस्टेंस एल बिटवीन द रेस. अब दो पैरेलल रे का बात करेंगे तो सीधा सा बात है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन लेना है. मतलब यहां से अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ और इसको हम लोग लिख रहे हैं एल. तो क्वेश्चन में हमको एल का वैल्यू निकालना है. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम का. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग एन का. और एक बात क्लियर है कि ए एन का जो वैल्यू है वो वही होगा जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है. अगर इसको ए दिया इसको बी नाम दे देते हैं. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी का. अब सबसे पहला चीज ये हो गया कि जो अगर हमको एल निकालना है तो इस ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं हम लोग. और फिर इस ट्रायंगल के यूज से हमारा डेल्टा एक्स के टर्म में आएगा. डेल्टा एक्स निकालने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं. इस वाले ट्रायंगल में यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको दे रखा है दैट इज डी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. तो इस वाले ट्रायंगल से हम डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो सबसे पहला जो पार्ट होगा इसमें वो ये हो गया कि हमको एल निकालना है. एल हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स. लेकिन डेल्टा एक्स निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल का यूज करना है. इस ट्रायंगल में हमको आर अननोन होगा. इसलिए सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हो गया वो हो गया कि हम आर का वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले हम यूजिंग स्नेल्स लॉ आर का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये हो गया हमारा यूजिंग स्नेल्स लॉ
एट अगर हम ए पे बात करते हैं तो हम लोग यहां से क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे 1 इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू ये हो गया √3 इंटू ये हो गया साइन आर। अब यहां से देखेंगे तो √3/2 √3 कैंसल आउट हो गया और इस एक्सप्रेशन से हमको मिला कि साइन आर इक्वल्स टू नथिंग बट 1/2 और इससे हमारा आर का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 30 डिग्री। अब आर का वैल्यू 30 डिग्री आ गया तो हम लोग इस ट्राइंगल से अगर जाते हैं, इस वाले ट्राइंगल से, तो ट्राइंगल ए एन बी पे जाएंगे हम लोग। तो लिखा ट्राइंगल ए एन बी। अब इसमें हम लोग देखें तो tan r इक्वल्स टू Δx/1 हो गया। इसका मतलब है कि Δx इक्वल्स टू नथिंग बट ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर इंटू tan r। अब tan r का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो tan 30 डिग्री, सो 1 सेंटीमीटर ये हो गया tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, सो 1/√3 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हो गया हमारा 1/√3 सेंटीमीटर। अब हमको डेल्टा एक्स एक बार निकल गया तो हम ट्राइंगल ए एम सी से जाएंगे। क्वेश्चन में हमको स्मॉल एल का वैल्यू निकालना था। तो अब हम लोग लेते हैं यहां से कि अगर जाते हैं ट्राइंगल ए सी एम, तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं इस जगह पे। तो ट्राइंगल अगर हम जाते हैं ए सी एम से तो हम लोग लिखेंगे कि एल जो होगा एल इक्वल्स टू 2 डेल्टा एक्स साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एक्स के बराबर। डेल्टा एक्स हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहां से, वो है 1/√3। तो हम एल इक्वल्स टू लिखेंगे 1/√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता है ए और सी के बीच में कितना सेपरेशन होता, तो होता हमारा 2 डेल्टा एक्स और उस केस में आंसर होता मेरा 2/√3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36 पे। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसके लिए नोट्स के अंदर मैंने एक टॉपिक दे रखा है, स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ प्लेन बाउंड्रीज। तो थोड़ा मैं उस कॉन्सेप्ट का पहले यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ, उसके बाद जाकर के हम लोग उस क्वेश्चन को उन स्टेप्स के को फॉलो करता हुआ सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं अभी के लिए जो है रख कर देता हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ प्लेन बाउंड्री। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला चीज हमको जानना है वो ये है कि जो मीडियम हमारा दे रखा है कि हम बाउंड्री पहले डिसाइड करेंगे कि किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, दूसरा उस बाउंड्री पे नॉर्मल जो है किसके अलोंग होगा, किस लाइन के अलोंग, वो डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला चीज, अगर क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है कि n इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो है हमारा x के साथ चेंज कर रहा है। हम लोग अभी यहां पे बना लेते हैं, मान लो एक मीडियम दिया हुआ है, इस मीडियम को हम लोग ले लेते हैं यहां पे, और इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि मैं इसको ले लेता हूं x एक्सिस, इसको ले लेता हूं y एक्सिस और इसको ले लेते हैं हम लोग z एक्सिस। इसका मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन हो गया वो हो गया xy प्लेन, और अगर हम बोर्ड के परपेंडिकुलर ये वाला ले रहे हैं तो ये हो गया हमारा yz प्लेन। n एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू जब भी हमारा चेंज करेगा तो हमारा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। अब अगर हम लोग कोई मान लो यहां पे लाइन लेते हैं, ये वैल्यू हम x इक्वल्स टू मान लो x0 लेते हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि x0 के बाद अगर हम लोग लेंगे x इक्वल्स टू x0, तो x इक्वल्स टू x0 क्या होगा, एक प्लेन होगा जो पैरेलल टू क्या हो गया, yz प्लेन हो गया। अब इस yz प्लेन में जिसमें कि x का वैल्यू x0 होगा, उसके हर पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम होगा। जब हम n में x की जगह पे x0 डालेंगे, इसका मतलब है कि yz प्लेन में जितना भी x इक्वल्स टू x0 पर जो yz प्लेन के पैरेलल प्लेन होगा, उस पर जितना भी पॉइंट लाई करेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम होगा। अब बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, इसका मतलब है कि बाउंड्री के अगर हम एक साइड जाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, और दूसरे साइड जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमारा डिफरेंट हो। तो अगर हमारा ये सिचुएशन आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू x0 के बाद में कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी प्लेन, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। और अगर हम पहले लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो अलग होगा। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू x0 जो हमारा प्लेन है, दैट इज नथिंग बट yz प्लेन, और yz प्लेन जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक बाउंड्री। तो यहां से पहला चीज ये हुआ कि अगर n इज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, इसका मतलब ये है कि बाउंड्री विल लाई इन yz प्लेन, मींस बाउंड्रीज विल बी पैरेलल टू yz प्लेन। अब एक बार बाउंड्री हमारा डिसाइड हो गया, इसका बाउंड्री के ऊपर yz प्लेन हो गया, तो इस पर नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल किसके अलोंग हो जाएगा, अलोंग x एक्सिस। तो पहला कंक्लूजन ये हो गया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, देन बाउंड्री विल बी पैरेलल टू yz प्लेन and normal to the boundary, that is x axis will be normal to the boundary। तो अब यहां से हम लोग चीजों को लेकर के चलेंगे। तो पहला चीज, अगर दूसरा दे रखा होता है कि n इज अ फंक्शन ऑफ y दे रखा होता है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है कि जितने भी बाउंड्री होंगे वो होगा पैरेलल टू xz प्लेन एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री विल बी अलोंग y एक्सिस। अगर n इज अ फंक्शन ऑफ z दे रखा होता तो हम बोलते कि बाउंड्री जो होगा वो होगा xy प्लेन के पैरेलल, और नॉर्मल टू द बाउंड्री जो है अलोंग z एक्सिस हो गया। तो यहां से पहला कंक्लूजन हो गया कि इफ n इज अ फंक्शन ऑफ x, इन दैट केस x विल नॉर्मल टू द बाउंड्री विल बी अलोंग x एक्सिस एंड बाउंड्री विल बी पैरेलल टू yz प्लेन। ये हो गया पहला स्टेप। अब हमारा सेकेंड स्टेप ये होता है कि अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी रे हमारा इंसिडेंट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में कि n इज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं ये सब बाउंड्री होगा। मतलब दिस विल बी सिमिलर टू कि अगर हम बहुत सारा रेक्टेंगुलर प्लेट रख देते हैं एक के बाद एक, जिसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x के साथ चेंज कर रहा हो, तो ये सिचुएशन हमारा हो गया इसका। अब कोई भी इंसिडेंट रे लेते हैं, नॉर्मल लेंगे तो ये कहलाएगा नॉर्मल। नॉर्मल पे ये हो गया हमारा मान लो इंसिडेंट रे, और यहां पर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं मान लो थीटा, तो अब इसके बाद हमको जो अगला स्टेप लेना है वो ये देखना है कि हमारा व्हाट विल बी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे इनसाइड द मीडियम। तो इस चीज के लिए हम लोग सबसे पहले शुरू ये करते हैं कि मान लो यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो हम लोग पहले बनाएंगे नॉर्मल अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो सबसे पहले हमने बनाया नॉर्मल इस पॉइंट पर, यह हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको नाम दे देते हैं ए, और इस पर हम लोग जो है एक इंसिडेंट ले लेते हैं, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बात करें तो हम लोग ले लेते हैं यहां पे थीटा नॉट। अब क्वेश्चन में अगला चीज हम लोग देखते हैं कि n का वैल्यू अगर हम देखें तो x बढ़ने पर n का वैल्यू बढ़ रहा है या n का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इस चीज को लेकर के चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं n इक्वल्स टू सम n नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x, एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया इसको। तो अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब है कि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाने का सिचुएशन आएगा, और उस केस में हम बोलेंगे ये था मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब यहां पे लाइट रे जो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा,
चूंकि मेरा कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ एक्स, इसका मतलब कि हर एक बाउंड्री के ऊपर ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब यहां से रे हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, कंटिन्यूअस बेंडिंग होगा। तो हम देखेंगे कि पाथ ऑफ द लाइट रे जो है ये हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे इनसाइड द मीडियम। अब अगला चीज यहां से आता है कि मान लो अगर हम सेकंड, ये हो गया मेरा सिचुएशन 1 के हिसाब से, अगर हम इसको 1 लिखते हैं, दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि n इक्वल्स टू अगर दे रखा होता है n नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो ये हो गया डायरेक्शन इंसिडेंट रे, x अगर हम इंक्रीज करते हैं तो n का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर विथ इंक्रीज ऑफ x रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये हमारा बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल ये अवे जाएगा तो इधर हो गया। अब हर बाउंड्री पे ये अवे जाएगा, मतलब इसका पाथ अगर हम देखेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे इनसाइड द मीडियम का अगर हम बात करते हैं। तो पहला चीज ये है कि हम सिर्फ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जाते हैं, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो भी n नॉट दे रखा है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को 0,0 लेते हैं, तो कई बार क्वेश्चन में जो है एट द पॉइंट ऑफ जहां से जिस मीडियम से लाइट रे जो है वो स्ट्राइक कर रहा है इसको बाउंड्री को, वो हमको क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है, तो हम लोग जो है जो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसका कोऑर्डिनेट जब हम n वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो दैट विल गिव अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यूजुअली जो ये चीज हमको देगा वो देगा जस्ट इनसाइड वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग बात करें कि ये मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो जस्ट इनसाइड द मीडियम अगर हम देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, मान लो x का वैल्यू 0 पुट करते हो, यहाँ कितना आता है n नॉट, तो यहाँ पे हम n नॉट लेके चलेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ये ना देख रखा हो किस मीडियम से वो स्ट्राइक करने जा रहा है, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसका कोऑर्डिनेट पुट करेंगे इन द एक्सप्रेशन ऑफ n। ठीक है, तो पहला स्टेप था हमारा कि हमने बाउंड्री डिसाइड किया और नॉर्मल किस एक्सिस के अलोंग होगा वो डिसाइड किया। सेकंड स्टेप था हमारा कि हमने ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे इनसाइड द मीडियम डिसाइड किया। इससे हमको पता चला कि लाइट रे का जो पाथ हमारा टेंटेटिव किधर होगा, और जब ये हो गया तब हमारा अगला स्टेप होगा कि हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे इनसाइड द मीडियम। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे पे अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले अब इक्वेशन का मतलब हो जाता है कि अगर हम कोई पॉइंट चूज करेंगे इसके ट्रेजेक्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर हम पहले के हिसाब से चलेंगे तो एक पॉइंट हमने चूज किया इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, इस पॉइंट का हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट x, y, और x, y अगर हम लोगों ने ले लिया यहां से, तो हमको x और y के बीच में क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से, और अगर हम मान लो x, y, z का सिचुएशन ले लेते तो हम x, y और z के बीच में रिलेशन निकालते तो वो देता हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसके केस में अभी हम लोग लेते हैं कि ये हमारा जो है x, y का सिचुएशन है, मतलब हम लोग इस एक प्लेन ले रहे हैं जो हमारा XY प्लेन में अगर ट्रेजेक्ट्री है, उस केस में हम लोग बात करेंगे कि x, y, मतलब x और y के बीच में हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो रिलेशन निकालना है। अब इसके लिए हमको पता है कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कभी भी होता है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, तो हमको पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द ट्रेजेक्ट्री कैन बी रिटन एज dy by dx, और dy by dx का जो एक्सप्रेशन है उसमें हम पुट करेंगे p पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट, तो दैट विल गिव अस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक चीज हो गया कि हम लोग क्या करेंगे कि यहां से सबसे पहले एक बना लेंगे टेंजेंट। अब इस टेंजेंट का अगर हम लोग स्लोप का बात करें तो पहले हम पॉइंट P पे आते हैं। पॉइंट P पे अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारा बाउंड्री किस पैरेलल टू YZ प्लेन है, मतलब ये होगा बाउंड्री, तो इस पॉइंट पर ये हो गया हमारा बाउंड्री। अभी इसके लिए ये हटा देता हूं मैं ताकि क्लियर रहे। ये बाउंड्री हो गया, तो ये हो गया नॉर्मल, तो ये हम दिखाएंगे नॉर्मल इस जगह पे, तो डायरेक्शन नॉर्मल हमारा किसके अलोंग होगा, अलोंग एक्स एक्सिस केस में। अब हमको पता है कि ये चूंकि ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइट रे है,
तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे जो होगा दैट विल बी along द tangent टू द ट्रेजेक्ट्री। मतलब इस पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इस पॉइंट पर लाइट रे के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अब इस पॉइंट पर लाइट रे का डायरेक्शन टैंजेंट के अलॉन्ग होगा, ये नॉर्मल हो गया, मतलब एंगल मेड बाय लाइट रे विद द नॉर्मल कैन बी टेकन एज थीटा। तो इसको हम लोग ले लेंगे थीटा। ये हो गया। अब हम लोगों को एक चीज पता है, कोई भी क्वेश्चन जो हम इस तरह का सॉल्व करते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो हमारे पास होता है वो होता है n sin थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में हमारा ये होगा कि जो सबसे पहले n sin थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट यूज करेंगे और उससे हम निकाल लेते हैं इस थीटा को। तो अगर हम a और p पे लगाते हैं तो a और p पे जो हम लगाने जाएंगे तो a पे लिखेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट a साइन थीटा a इक्वल टू, p पे लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट p साइन थीटा p। अब यहां से n a की जगह पे मान लो जैसे हमने n नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा नॉट हो गया, यहाँ पे np, इसका कोऑर्डिनेट x है, मतलब इस पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ x पुट करते हैं तो n के बराबर आएगा। तो ये ले लेंगे n, ये लिख लेंगे साइन थीटा। तो इससे हमारा साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा n नॉट डिवाइडेड बाय n साइन थीटा नॉट। एक बार साइन थीटा निकल गया तो हमारा tan थीटा cos थीटा सारा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां से इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकालने की जो बेसिक चीज पे बात कर रहे थे कि अगर ये पॉइंट पी लिया हमने, ये हो गया मेरा टैंजेंट। इस टैंजेंट को अगर हम लोग लिखने जाते हैं तो पहले हमको इस एंगल का जरूरत पड़ेगा। ये एंगल मान लो अल्फा है तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट पॉइंट पी का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा होगा। दूसरा बात हो गया कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम y और x के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, y जब फंक्शन ऑफ x होता है तो यही स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो होगा वो dy बाय dx के बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि m जो है अगर स्लोप ऑफ द टैंजेंट है तो हम इक्वल टू tan अल्फा लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि अल्फा और थीटा में अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो अल्फा इक्वल्स टू आ रहा है थीटा, तो हम लोग इस चीज को फिर अल्फा की जगह पर थीटा लिख देते हैं। ये आ गया tan थीटा और tan थीटा हो गया। तो स्लोप ऑफ द लाइन को दूसरे में किस तरह से लिख सकते हैं, dy बाय dx। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो dy बाय dx इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा tan थीटा। और tan थीटा का वैल्यू हम यहां से जो है साइन थीटा निकला हुआ तो tan थीटा का वैल्यू हम dy dx इक्वल्स टू tan थीटा की जगह पर पुट कर देंगे। और जैसे ही tan थीटा का वैल्यू हमने वहां पे पुट किया उसके बाद हमारा अगला काम होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन मिला हमको, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल गिव अस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कई बार क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी गिवन होगा तो y एज अ फंक्शन x गिवन है तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और tan थीटा की जगह पे यहां से एक्सप्रेशन पुट करने के बाद हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर अगर क्वेश्चन में y इनके हिसाब से बात करें तो y के निकाल सकते हैं। तो एक चीज ये हो गया कि जब भी हमको क्वेश्चन में निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको y गिवन होगा, मतलब क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी गिवन होगा। अगर n एज अ फंक्शन ऑफ x, y या z दे रखा है तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। इसका मतलब सीधा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस एक्सिस के अलोंग जो है हमारा चेंज कर रहा है, तो उस एक्सिस के अलोंग होगा नॉर्मल और हमारा जो बाउंड्री होगा दैट विल बी प्लेन नॉर्मल टू दैट एक्सिस जिसके अलोंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज कर रहा है। दूसरा चीज हो गया कि हम लोग जो है निकालेंगे ट्रेजेक्टरी ऑफ लाइट रे, जो हम लोग यूज करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो बेंड कर रहा है टुवर्ड्स, या अभी उसके हिसाब से हम टेंटेटिव जो है पाथ ऑफ द लाइट रे को निकाल लेंगे। उसके बाद हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए कोई भी पॉइंट चूज कर लेंगे। हमको पता है कि इक्वेशन ट्रेजेक्टरी अगर y जो फंक्शन ऑफ x आता है तो dy बाय dx हो गया मेरा स्लोप ऑफ द टैंजेंट, एक चीज। दूसरा ये हो गया कि n sin थीटा कांस्टेंट यूज करके हम यहां से जो है स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकाल लेते हैं tan अल्फा। फिर अल्फा और थीटा के बीच में पहले देखेंगे क्या रिलेशन आ रहा है, वो थीटा के बराबर हो सकता है, 90 माइनस थीटा का केस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से चेंज कर रहा है और बाउंड्री और हमारा नॉर्मल किसके अलोंग है।
वो जब निकल गया तो उसके बाद फिर इस एक्सप्रेशन को यूज करके और हमारा tan थीटा की जगह पे पुट कर लेंगे इस वाले इक्वेशन में, और फिर यहां से हम लोग जो है इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इस सारे चीज को जो हमने पढ़ा है इसको अप्लाई करते हुए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे।